बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने एक फ़ेस्टिवल की रुदाद रखते हैं। ये फ़िश फेस्टिवल था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये रुदाद है। लाहौर से हमें बाहर जाना पड़ा। हमारे इस टूर के हेड थे जनाब शुएब मिर्ज़ा साहब, जो माहनामा फूल के एडिटर हैं। इनके साथ जाने वालों में हम लोग थे अकील अंजम अवान, मोहम्मद अकरम, डॉक्टर तनवीर सरवर और हमारी टीम के कैमरामैन मज़हर अली। अमूमी तौर पर लाहौर में सुबह दोपहर के बाद होती है। कोई 1 बजे जागता है, कोई 1:30 बजे जागता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 11 बजे जाग जाएंगे, नमाज़ पढ़ते हैं फजर की। उसके बाद फिर लाहौर ये अमूमन सो जाते हैं इतवार के रोज़। ये इतवार का रोज़ था। हम लोग लाहौर से तकरीबन 9 बजे चल पड़े। फ़ारुखाबाद जाना था। वहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त अपनी नौइयत का वाहिद किस्म का फेस्टिवल था, फ़िश फेस्टिवल। वहाँ पे एक फार्म हाउस है, 25 एकड़ पर मुहित ये फार्म हाउस है, जिसके अंदर तालाब बने हुए हैं, जिसके अंदर बाग हैं, जिसके अंदर फसलें हैं, जिसके अंदर फ़िश फार्म है, जिसके अंदर पोल्ट्री फार्म है, जिसके अंदर गोट फार्म है, जहाँ पे बकरियाँ रखी गई हैं, भेड़ें रखी गई हैं, दीगर जानवर भी रखे गए हैं। और जब आपके सामने किसी फार्म का नाम आता है तो फिर ज़ाहिर है कि ज़रई फार्म है। बिल्कुल ये ज़रई फार्म है। वहाँ पे हम पहुँचे और इस दिन सर्दी भी अपने अरूज पर थी। कई दिन हो गए सूरज अपना मुखड़ा छुपा रहा था, सूरज बिल्कुल गायब था, सूरज की आंख बंद थी। तो जितनी ज़्यादा सूरज की आंख बंद होती है, इतना ही सर्दी का जोबन होता है, ठंड की इतनी ही मौज होती है, इतनी ही बहार होती है, वो फिर खुल खेलती है। इसी तरह से इस रोज़ भी, इस इतवार को भी सर्दी अपने जोबन पर थी, अपने अरूज पर थी। गाड़ी से हम वहाँ जाकर उतरे। लाहौर से शेखुपुरा जाएँ तो थोड़ा सा आगे सरगोदा की तरफ जाने वाली रोड पर, ज़ाहिर है कि ये फार्म है तो फिर शहर से थोड़ा दूरी होगा और सड़क से भी थोड़ा हटकर होगा। तो ऐसा ही है। जब हम फार्म में पहुँचे तो हमारे राइट साइड पर जैसे ही हमने गेट क्रॉस किया, एक फ़िश फार्म है, और थोड़ा आगे देखें तब भी एक फ़िश फार्म नज़र आता है, और इसके अंदर आपको बाग नज़र आएंगे, फसलें नज़र आएंगी। सारे का सारा एरिया दीवारों के ज़रिए कवर किया गया है। जैसे ही हम वहाँ पे गए तो सर्दी का एहसास हुआ, शदीद सर्दी थी। तो हमें एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहाँ पे अंगीठी दहक रही थी। एक नहीं बल्कि 2 अंगीठियाँ दहक रही थीं, और वहाँ पे चंद ख़वातीन बैठी हुई थीं, लड़कियाँ थीं। वो भी फेस्टिवल में शिरकत के लिए आई थीं, और वो एक नीम दायरे में बैठी हुई थीं, बल्कि उसको आप निसफ़ दायरा कह सकते हैं, उसमें बैठी हुई थी। उनके आगे अंगीठी रखी हुई थी जिसमें कोयले दहक रहे थे, और बिल्कुल सामने एक साजिंदा बैठा हुआ था, गुलूकार था, फोक गुलूकार था, लोक गुलूकार था। वो गुलाम अली की, मेहदी हसन की, किशोर की गज़लें सुना रहा था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त भी ये छोटी सी संगीत की महफ़िल सजी हुई थी। तो जैसे ही हम इस कमरे में दाखिल होते हैं तो वो लड़कियां, वो ख़वातीन वहाँ से उठ जाती हैं, वो बाहर जारी फेस्टिवल में शरीक हो जाती हैं, या उन्होंने जो भी वहाँ पे विज़िट करना था वो विज़िट करना शुरू कर देती हैं। हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे। इस दौरान एक आध गाना भी हमने सुना, और जिन लोगों की तरफ से इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इस फार्म के बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में ब्रीफिंग दी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सर्दी में कमी की बजाय उसमें इजाफा हो रहा था, और अंदर बैठे हुए जिस तरह से अंगीठी दहक रही थी, वो अपना एक अलग से माहौल को गरमा रही थी। अंदर बैठे हुए सर्दी का बिल्कुल ही एहसास नहीं होता था। इधर संगत जारी थी। इसी दौरान बाहर ढोल की थाप का सिलसिला भी शुरू हो गया, और हम थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकले तो ढोल बजा रहा था, तरह तरह की वो धुनें बखेर रहा था, और उसके साथ साथ एक बंदरिया वाला वो भी बंदरी को वहाँ पे नचा रहा था। ऐसे लग रहा था कि बंदरी को भी, जिसको बांदरी हम कहते हैं, उसको भी ठंड लगी हुई है। वो इस तरीके से नाच नहीं रही थी, वो इस तरीके से उछल कूद नहीं कर रही थी जिस तरीके से अमूमन बंदरियाँ उछल कूद करती हैं, बंदर उछल कूद करते हैं। लेकिन वो उसको थोड़ी सी सोटी लगाता तो वो नाचना शुरू कर देती, फिर वो लेट जाती, बैठ जाती। और बिल्कुल सामने, जैसा कि आपको बताया कि फ़िश फार्म है, पानी का तालाब है, उसमें मछलियाँ छोड़ी जाती हैं, पकड़ी जाती हैं।
तो मछलियाँ पकड़ने का सिलसिला भी साथ साथ जारी था। इतनी ज़्यादा ठंडक में, इतनी ज़्यादा सर्दी में बड़ी बात है कि ये लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। और साथ ही जहाँ पे बंदरिया नाच रही थी, ढोल बज रहा था, वहीं पे 2 घोड़े भी मौजूद थे, बड़े सजाए गए थे, वो नाच भी रहे थे। इसके साथ साथ उन पर नौजवान सवारी भी कर रहे थे, लेकिन सवारी वहीं पे कर रहे थे, वहीं तस्वीर बनवाते, वीडियो बनवाते, घोड़े से उतर जाते, घोड़ा फिर नाच शुरू कर देता। नाचते घोड़े को एक छांटा भी लगाने वाला वहाँ पे मौजूद था। और इसके साथ बग्घी भी हमें वहाँ पे नज़र आई, उसमें बच्चे, लड़कियाँ, ख़वातीन, पूरी फैमिली बैठी सैर कर रही थी। वो राउंड लगा रही थी बग्घी। थोड़ी देर के बाद मुसाफिर उसमें बदल जाते थे। तो ये फेस्टिवल का मंजरनामा आपके सामने रखा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ था। सर्दी थी, शदीद सर्दी थी, लेकिन बाज़ औक़ात सर्दी, ऐसी सर्दी वो भी लुत्फ़ देती है। हम लोग वहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। नाज़रीन ने आपको बताया कि जब हम अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पे लकड़ी के कोयलों की अंगीठियाँ दहक रही थी, वहाँ पे हमें फेस्टिवल का इंतज़ाम करने वालों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। ये ब्रीफिंग किसने दी? ये इस अदारे के मार्केटिंग मैनेजर थे, उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। और उनके साथ एक बाबा जी भी थोड़ी देर के बाद आ गए, जो इस अदारे के लिए एक अरसे से काम कर रहे हैं। लोग वहाँ पे मेहमान थे। हमारे मेज़बान कौन थे? इस तरफ आते हैं। हमने कहा कि फेस्टिवल का इत्माम करने वाले कुछ और लोग हैं, जबकि मेज़बान कोई और थे। वो कौन मेज़बान थे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के हम 4 हिस्से करेंगे। ये पहला हिस्सा है, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखेंगे। ये ज़्यादातर हिस्सा ब्रीफिंग पर मुश्तमिल है, वहाँ पे जो हमें ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद हमने पूरे एरिए का विज़िट किया। वहाँ पे जदीद तर्ज पर बनाई गई इमारतें भी हैं। वहाँ हमने चौधरी शुजात हुसैन साहब को भी देखा, और वहाँ पे हमें असद उमर साहब भी नज़र आए। किस तरह से नज़र आए वो भी आपको बताते हैं। पहले ये ज़रा ब्रीफिंग सुनिए जो उस देखती हुई अंगीठी के सामने। ब्रीफिंग से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे मेज़बान कौन थे। हमारे मेज़बान वो लोग थे जो इस मुआशरे के, यूँ समझ लीजिए कि वो लोग हैं जिनसे कभी तकदीर उठ जाती है या जिनसे कुदरत उठ जाती है, और उन लोगों को फिर यहाँ पे आना पड़ता है। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये नफ्सियाती मरीज़ हैं। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये ज़हनी मरीज़ हैं, लेकिन इनको मरीज़ के नाम से कोई भी नहीं पुकारता। इनकी इज़्ज़त नफ्स के पेश नज़र इनको मेंबर के तौर पर जाना जाता है, इनको मेंबर कहा जाता है। एक दोस्त बता रहे थे कि जो भी जहन वाला है, जिसके अंदर जहन मौजूद है, वो ज़हनी अमराज का शिकार हो सकता है, वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकता है। ये वही लोग हैं जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुए, जो ज़हनी उलझनों में घिर गए और फिर उनको यहाँ पे इस जगह पे आना पड़ा। इस जगह का नाम है फाउंटेन हाउस। ये लाहौर की फाउंटेन हाउस की एक दूसरी शाख है। दीगर शाखें भी पंजाब में मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई। पहले ब्रीफिंग और उसके बाद फिर इनसे मुलाकात। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। बेसिकली आप लोग इस टाइम फाउंटेन हाउस फ़ारुखाबाद में है। फाउंटेन हाउस इस टाइम 3 शहरों में है, लाहौर, फ़ारुखाबाद और सरगोदा। 700 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है, जिसमें 400 बेड्स लाहौर में है, 200 फ़ारुखाबाद में है और 100 हमारे सरगोदा में है। बेसिकली ये फार्म हाउस है। यहाँ पे हम जो है, आपको पता, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास जो है ऐसे जगह से आते हैं जो गांव देहात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर रशीद चौधरी साहब ने एक PhD की डिग्री जो है वो इसी पे की थी कि हम एक एग्रो बेस्ड थेरेपी के यूनिट जो है वो कायम करेंगे, और वहाँ पे गांव देहात से आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको उन्हीं के इन्वायरमेंट में हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि जब हमने लाहौर में ऐसे पेशेंट्स को रखना शुरू किया तो हमने देखा कि वो वहाँ पे घुटन का माहौल होता था। वो उनके लिए वो कहते थे कि हमें ओपन एयर में जाने दें, हमें वहाँ पे ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो फिर प्रोफेसर डॉक्टर रशीद चौधरी साहब ने जनरल ज़ाउल हक साहब से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने फिर ये जगह अलॉट की थी। ये टोटल जगह जो है 25 एकड़ लैंड है, और यहाँ पे प्रॉपर जो है हम पहले कैटर फार्मिंग भी करते थे, अब फिश फार्म होती है। इसके अलावा हमारे पास फ्रूट के बाग्स हैं, और इसके अलावा दोनों फसलें जो हैं जैसा कि चावल और गंदम, उसकी काश्त यहाँ पे होती है। और हम बाकायदा तौर पे अपने तमाम मेंबर्स जो यहाँ पे एडमिट होते हैं उनको यहाँ पे इंगेज करते हैं, ताकि वो उन्हीं की इन्वायरमेंट में और उन्हीं की चीज़ों में हम उनका ट्रीटमेंट कर सकें।
اور یہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، اور اس میں بہت اچھی جو ہے ان کی ریہیبلیٹیشن پروسیس جو ہے وہ بڑا تیزی سے ہوتا ہے پھر اس چیز پہ. کتنے عرصے سے کیا؟ یہ 1981 میں جو ہے فاؤنٹین ہاؤس فاروق آباد بنایا گیا تھا، اور بیسیکلی پروفیسر ڈاکٹر رشید چودھری صاحب کے دوست تھے بڑے اچھے جنرل ضیاء الحق صاحب. ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ اسپیشل تھی جن کی ٹریٹمنٹ کرتے تھے پروفیسر ڈاکٹر رشید چودھری صاحب. تو 1981 میں جی، اور اس ٹائم جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی طرف سے یہ الاٹ کی گئی تھی فاؤنٹین ہاؤس کو. اچھا، وہ جو لاہور والا اس کی تاریخ تھوڑی سی بتا دیں. جی، فاؤنٹین ہاؤس لاہور جو ہے وہ بیسیکلی نیو یارک کی طرز پہ بنایا گیا تھا. جب لیٹ 60 میں پروفیسر ڈاکٹر رشید چودھری صاحب کا وزٹ ہوا نیو یارک کا، تو انہوں نے دیکھا ایک ایسا ادارہ ہے جو بہتر طریقے سے لک آفٹر کر رہا ہے ذہنی امراض کے لوگوں کی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ادارے اگر نیو یارک میں ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے. تو انہوں نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ رجسٹریشن کروائی فاؤنٹین ہاؤس کی، اور 2 پیشنٹ سے انہوں نے گھر کی بیسمنٹ سے کام سٹارٹ کر دیا. اس ٹائم پوری دنیا میں جو فاؤنٹین ہاؤس ہے وہ 500 پلس فاؤنٹین ہاؤسز ہیں، اور وہ ٹوٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہیں، اور ڈے کیئر سینٹر ہیں. صبح کے ٹائم پیشنٹ آتے ہیں اور ایوننگ میں وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن فاؤنٹین ہاؤس پاکستان ایک واحد ماڈل ہے جو 24 آور شیلٹر فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ٹوٹلی کمیونٹی بیسڈ ہے، اور ڈونیشن، زکوٰۃ، صدقہ خیرات پہ چلنے والا ادارہ ہے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کنسیپٹ ہم نے دیا ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ کے ساتھ ریہیبلیٹیشن بھی کرتے ہیں. ریہیبلیٹیشن سے ہم کیا ہے کہ ہم ان کو اس قابل بناتے ہیں، ان کے بیہیویئر کو اس قدر چینج کرتے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی میں فعال کردار ادا کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم فالو اپ میں رکھتے ہیں اور ان کو جاب پلیسمنٹ میں کرواتے ہیں. ہمارے بہت سے فیکٹریز میں، ملز میں، اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ میں ہمارے MOU سائن ہوئے ہوئے ہیں. ہم انہیں جاب پلیسمنٹ میں بھی رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے ساتھ انہیں انگیج کرتے ہیں اپنے فاؤنٹین ہاؤس کے اندر ہی. آپ نے کہا کہ ڈونیشن سے چلتا ہے یہ سارا سلسلہ. جس طرح سے آپ نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ 25 ایکڑ زمین ہے، اس کے اوپر ہوتی زراعت ہوتی ہے، کاشتکاری ہوتی ہے. اس طرح سے خود کفالت کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ اپنا کوئی بزنس کر لیں یا اپنا کوئی کاروبار کر لیں. جس طرح سے یہ ہمارا ظاہر ہے نہیں، بیسیکلی یہ ہمارا بزنس نہیں ہے. ہم تو آپ کو پتا ہے کہ اخراجات اس سے پورے نہیں ہوتے. بیسیکلی 700 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، تو تینوں سینٹرز میں ہمیں جو ہے گندم اور چاول، آپ گندم کی میں آپ کو تعداد بتا دیتا ہوں کہ ہمیں 1200 من گندم چاہیے ہوتی ہے، لیکن فاروق آباد فاؤنٹین ہاؤس سے ہمیں صرف 300 من گندم ملتی ہے، اور باقی جو ہے ہم خود پرچیز کرتے ہیں اپنے تینوں سینٹرز کے لیے. میرا ایک سوال تھا کہ ذہنی امراض جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے؟ اس میں ڈے بائی ڈے آپ کو پتہ ہے کہ اضافہ تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے جو لاسٹ ڈاکٹر ہارون رشید چودھری صاحب میں کے زمانے میں جب ہم پیشنٹ OPD میں چیک اپ کیا کرتے تھے تو تب ہمارے پاس جو تعداد تھی وہ 10,000 کے قریب تھی. آج جو لاسٹ ایئر ہم نے چیک کیا ہے، لاسٹ ایئر ہم نے 1,27,000 پیشنٹ جو ہے آؤٹ ڈور بیسس پہ ہم نے چیک اپ کیے. اور اس کے علاوہ اگر ہمارے ریسنٹلی جو ریسرچز ہوئی ہیں پاکستان میں، تو ایسا اس طرح کی ریسرچز نہیں ہوتی جو پوری دنیا میں باقی جگہ پہ ہوئی ہوئی ہیں. جیسے ایک امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے جو کی ہوئی ہے اس کے مطابق، اور WHO کے مطابق 25% پاپولیشن جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پرابلم میں ہے، اور اینٹی ڈپریشن یا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. ایک دو بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس میں؟ وجوہات جو ہے سب سے زیادہ جینیٹیکلی ہیں، انوائرمنٹل ہے، اس کے علاوہ فیملی ایشوز ہیں، اس کے علاوہ اکنامیکل ایشوز ہیں. یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں ان چیزوں کو. تھوڑا اپنا تعارف. جی، میرا نام مدثر علی ہے، میں مینیجر مارکیٹنگ ہوں فاؤنٹین ہاؤس میں، اور پچھلے 12 سال سے فاؤنٹین ہاؤس میں کام کر رہا ہوں.